बदले की आग में एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या की पूरी कहानी। मध्य प्रदेश का चंबल डिवीजन कभी डाकुओं और गश्ती बंदूकों के लिए काफ़ी मशहूर था। समय बदला और डाकुओं का आतंक भी खत्म हो गया, बंदूक का गर्जना भी। मगर 5 मई 2023 को इसी चंबल डिवीजन के अंतर्गत आने वाले मुरैना जिले के लेपा गांव में एक बार फिर से बंदूकें गरजी, और ऐसी गरजी कि देखते ही देखते 6 लाशें बिछ गई। किसी ने इस गोलीबारी का वीडियो भी मोबाइल में कैद कर लिया और देखते ही देखते वो वीडियो पूरे देश में वायरल हो गया। वीडियो जिसने भी देखा उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सभी के ज़हन में बस एक ही सवाल था कि आखिर इन लोगों की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की गई। इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ दिल दहला देने वाली हत्याकांड की वजह बताएंगे, बल्कि डिटेल से 10 साल पुरानी घटना के बारे में बताएंगे जिसने इन 6 हत्याओं की नींव डाली थी। पूरी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। वैसे आपने अब तक यही सुना होगा कि इस गोलीबारी में 6 लोगों की जानें गई, जबकि वास्तव में 7 की मौत हुई है। मरने वाला 7वां कौन था बताएंगे वो भी, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हिंदी क्राइम स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले का लेपा गांव अचानक से 5 मई 2023 की सुबह पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। चर्चा में आने की वजह इस गांव में 6 लोगों की बड़ी बेरहमी से की गई हत्या थी। हर किसी के जहन में यही सवाल था कि आखिर इन लोगों की हत्या क्यों की गई। दरअसल इसके पीछे एक 10 साल पुरानी कहानी है। बात 2013 की है। लेपा गांव में तोमर खानदान के 2 चचेरे भाई गजेंद्र सिंह तोमर और वीरभान सिंह तोमर का घर एक दूसरे के बगल में था, आज भी है। इन दोनों के घर के पास में ही जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर दोनों परिवार वाले खेती का बचा हुआ कचरा डाला करते थे। समस्या ये थी कि कचरा तो दोनों परिवार वाले डालते थे, मगर दोनों ही परिवार वाले दावा करते थे कि ये जमीन उनकी है। जमीन का ये रगड़ा वर्षों से चला आ रहा था, मगर 2013 में बात ज्यादा बिगड़नी शुरू हो गई और रोज रोज इस जमीन की वजह से झगड़ा होने लगा। रोज रोज का झगड़ा एक दिन बड़ा रूप ले लेता है और दोनों चचेरे भाइयों के परिवार में हाथापाई की नौबत आ जाती है। फिर मारपीट के बाद दोनों एक दूसरे को देख लेने की धमकी देते हैं। किसे पता था कि देख लेने वाली बात महज धमकी नहीं थी, बल्कि हकीकत में बदलने वाली थी। 2013 में एक दिन फिर से उसी जमीन की वजह से दोनों परिवार में बात बढ़ जाती है। दोनों परिवार वालों ने अपने अपने कुछ नजदीकी रिश्तेदारों को भी अपना साथ देने के लिए बुलाया हुआ था। अभी लड़ाई चल ही रही थी कि गजेंद्र सिंह तोमर का बेटा वीरेंद्र और उसका एक रिश्तेदार रंजीत अपने छत पर चढ़ जाता है तथा नीचे दरवाजे पर खड़े वीरभान सिंह तोमर तथा उसके भाई सोबरन पर अचानक से गोली चला देता है। गोली लगते ही दोनों की मौत हो जाती है और पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। दोनों की मौत होते ही गजेंद्र सिंह अपने पूरे परिवार के साथ गांव से भाग जाता है। उसके परिवार में बेटे, बहू, पोते, पोतियों को मिलाकर कुल 20 लोग थे। ये लोग भागकर जंगलों में तथा इधर उधर रातें बिताते हैं और मौका मिलते ही सभी भागकर गुजरात के अहमदाबाद में चले जाते हैं। इधर वीरभान सिंह तोमर तथा उसके भाई सोबरन का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। कहा जाता है कि दोनों के अंतिम संस्कार के बाद वीरभान सिंह तोमर की पत्नी पुष्पा देवी कसम खाती है कि जब तक वो अपने पति के मौत का बदला नहीं लेगी वो चैन से नहीं बैठेगी। बदले की आग ऐसी थी कि वीरभान सिंह के परिवार के कुछ सदस्य गजेंद्र सिंह के घर की दीवार पर जाकर बजाबते लिख देते हैं कि रंजीत की मौत निश्चित है। रंजीत 2013 में गोली चलाने वाले में शामिल था। खैर, इधर वीरभान सिंह का परिवार बदले की आग में जलता रहता है। उधर गजेंद्र तोमर अपने परिवार के सभी 20 सदस्यों के साथ गुजरात चला जाता है। गुजरात में ये सभी एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे, मगर गुजरात आकर इन लोगों के सामने बहुत सारी समस्या आ जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत पैसों की थी। गांव में तो ये लोग
खेती बाड़ी करके गुजारा कर रहे थे, मगर गुजरात में कमाने के लिए इनके पास कोई स्किल नहीं था। इसलिए घर के पुरुष अलग अलग जगह पर सिक्योरिटी गार्ड या रिक्शा चालक के तौर पर काम करने लगते हैं। उन लोगों की तनख्वाह बहुत कम थी, ऐसे में गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। इसलिए घर की महिलाएं भी कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने लगती हैं। इतनी मेहनत के बावजूद ये लोग मुश्किल से महीने का 5 से 10 हजार ही कमा पाते थे। ये लोग गुजरात जरूर आ गए थे, मगर 2 लोगों की हत्या का केस इस परिवार के 2 सदस्य पर दर्ज था और पुलिस लगातार इन लोगों की तलाश में लगी हुई थी। उधर अदालत में भी केस चल रहा था। पुलिस ने इस पूरे परिवार को भगोड़ा घोषित कर रखा था तथा इनकी तलाश में भी लगी हुई थी। इसी तलाश में 2021 में फाइनली पुलिस गुजरात के अहमदाबाद से इस परिवार के एक सदस्य वीरेंद्र को 2013 गोलीबारी कांड के आरोप में गिरफ्तार करके अदालत में पेश करती है। यहाँ मामले की सुनवाई के बाद वीरेंद्र को जेल भेज दिया जाता है। इसके अलावा इस घटना में शामिल दूसरे आरोपी को भी जेल की सजा होती है। दोनों आरोपी लगभग 4 से 5 साल जेल की सजा काटकर जेल से छूट जाते हैं। जेल से छूटने के बावजूद ये लोग डर से घर नहीं जाते हैं, बल्कि वापस भागकर अहमदाबाद जाकर अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। हालांकि समय समय पर इन लोगों को मुरैना के अम्बा कोर्ट में जाना पड़ता था, जहां इस मामले की सुनवाई चल रही थी। चूँकि ये मामला मर्डर और जमीन के विवाद का था, इसलिए आए दिन तारीख पर तारीख मिलती रहती थी। इस तारीख के खेल में दोनों परिवार काफी परेशान हो रहे थे। इसी बात का हल निकालने के लिए गांव के कुछ लोग आगे आते हैं तथा दोनों परिवार के बीच समझौते की पेशकश करते हैं। वीरभान सिंह का परिवार इस समझौते के लिए मान जाता है। वीरभान सिंह के परिवार वालों की शर्तों पर समझौता होता है। गजेंद्र के परिवार वाले इस समझौते की सभी शर्तों को मान लेते हैं और तय होता है कि अब गजेंद्र अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ अहमदाबाद से वापस आकर अपने गांव में रह सकता है। वीरभान सिंह के परिवार वाले अब किसी तरीके से इन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पुलिस की मौजूदगी में ये समझौता होता है। अदालत में भी जाकर वीरभान सिंह के परिवार वाले बयान देते हैं कि अब हम लोग इस मामले को यहीं पर खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये समझौता पुलिस, अदालत और समाज की देखरेख में हुआ था। इसलिए गजेंद्र को पूरा भरोसा था कि अब वीरभान सिंह के परिवार वालों की बदले की भावना खत्म हो गई है और अब वो खुशी खुशी गांव में आकर रह सकता है। इसलिए गजेंद्र अपनी पोती की शादी भी फिक्स करता है और तय करता है कि गांव से ही वो शादी करेगा। और इसी के बाद सब कुछ फाइनल होने के बाद फाइनली 5 मई 2023 को सुबह के 9:30 बजे एक गाड़ियों में भरकर सभी लोग गांव में दाखिल होते हैं। गांव में दाखिल होते ही इन लोगों के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना इन्होंने शायद कभी नहीं की थी। गजेंद्र सिंह अपने परिवार वालों के साथ अपनी दहलीज तक पहुंच पाता, उससे पहले ही पति के मौत के बाद से बदले की आग में जल रही पुष्पा देवी से इन लोगों का सामना हो जाता है। पुष्पा देवी अपने बेटों के हाथ में बड़ा सा माउजर राइफल पकड़ाकर खड़ी थी। इसके अलावा गोलियों का थैला पुष्पा के हाथ में था। इतना ही नहीं, परिवार के दूसरे सदस्य लाठी, डंडे तथा कुल्हाड़ी लेकर खड़े थे। जैसे ही गजेंद्र सिंह के परिवार वाले सामने आते हैं, पुष्पा अपने बेटों को गोली चलाने का आदेश करती है और एक एक करके बताती है कि अब इसे गोली मारनी है तो अब इसे गोली मारनी है। इस तरह एक के बाद एक 6 लोगों को पुष्पा अपने बेटों से गोली मरवाती है। गोली खत्म होने के बाद पुष्पा खुद ही बेटे के बंदूक में गोली भरने के लिए देती है। यहाँ तक कि जो लोग घायल पड़े हुए थे, पुष्पा उन्हें भी गोली मरवाती है। पुरुष तो पुरुष, महिलाओं को भी गोली मारी गई। देखते ही देखते सड़क पर 6 लाशें बिछ जाती है और फिर पुष्पा अपने बेटों तथा परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ वहां से लापता हो जाती है। 6 लोगों की एक साथ हुई मौत से पूरे गांव में मातम पसर जाता है। तत्काल ही पुलिस को जानकारी दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है और सभी घायलों तथा मृत लोगों को अस्पताल लेकर जाती है। अस्पताल में 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया जाता है, जबकि परिवार के 9 सदस्य घायल बताए जाते हैं। मरने वाले लोगों में परिवार के मुखिया गजेंद्र सिंह, इनका बेटा सत्य प्रकाश और संजू, बहू केश कुमारी, बबली और मधु कुमारी शामिल थी। दुनिया की नज़रों में तो इन 6 लोगों की मौत हुई, मगर असल में 7 जाने गई। दरअसल मारे गए 6 लोगों में गजेंद्र सिंह की बहू मधु 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। मधु की मौत तो मौके पर हो गई थी, फिर भी उसे अस्पताल ले जाया गया ताकि बच्चे की जान बचाई जा सके।
मगर अस्पताल लाकर बच्चे को भी मृत घोषित कर दिया जाता है। मतलब मरने वाला 7वां गर्भ में पल रहा 8 महीने का बच्चा था। गांव में आते ही पुलिस धीर सिंह तथा राजो देवी नाम की महिला को इस हत्याकांड में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार करती है, जबकि परिवार के कुल 9 सदस्यों को इस हत्याकांड का आरोपी बनाया जाता है। आगे की जांच में खुलासा होता है कि इस पूरी हत्याकांड की मास्टरमाइंड 2013 में मारी गई बीरभान की पत्नी पुष्पा देवी है। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि जब दोनों परिवार की सहमति से समझौता हुआ था तो फिर ये गोलीबारी क्यों की गई। दरअसल अदालत और पुलिस के सामने जो समझौता हुआ था असल में वो एक ढोंग था। पुष्पा देवी और परिवार के दूसरे सदस्यों की चाल थी कि समझौते के जरिए इन लोगों को गांव में बुलाया जाए और फिर सभी को एक साथ खत्म कर दिया जाए, और लगभग हुआ भी ऐसा ही। इस हत्याकांड के बाद पुष्पा देवी अपने बेटे और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ भाग जाती है। पुलिस सभी आरोपियों पर पहले 10,000 और फिर 30,000 के इनाम की घोषणा करती है। इसी के बाद पुलिस कई दिनों से फरार चल रहे मास्टरमाइंड पुष्पा देवी को गिरफ्तार कर लेती है। इसके अलावा 9 मई 2023 की रात शॉर्ट इनकाउंटर के बाद मामले में फरार चल रहे गोली चलाने वाले मुख्य आरोपी पुष्पा देवी के बेटे अजीत और भूपेंद्र को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब तक की अपडेट के मुताबिक इस हत्याकांड में शामिल 9 लोगों में से पुलिस मास्टरमाइंड पुष्पा देवी, गोली चलाने वाले उसके बेटों समेत कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 4 आरोपी फिलहाल फरार हैं, जिनकी तलाश चल रही है। उधर उन सभी 6 लोगों का पोस्टमार्टम करने के बाद काफी मान मनोबल के बाद अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। दरअसल परिवार वाले अपनी कुछ मांगों के चलते अंतिम संस्कार करने से इनकार कर गए थे। फिर सरकार और प्रशासन ने इनकी मांगें मान ली और फिर तब जाकर उन 6 लाशों का अंतिम संस्कार होता है। इन लोगों की कई मांगों में एक मांग ये भी थी कि परिवार के बाकी बचे सदस्यों को आत्मरक्षा के लिए बंदूक की लाइसेंस दी जाए। प्रशासन ने 5 लाइसेंस देने की बात मान ली है। अब यहाँ हम आपको एक चौंकाने वाली बात बताते हैं। 6 लोगों की हत्या करने में 2 बंदूक का इस्तेमाल किया गया था। कमाल की बात तो यह है कि ये दोनों बंदूक का लाइसेंस बीरभान के परिवार वालों को बीरभान तथा उसके भाई की 2013 में हत्या के बाद प्रशासन की ओर से दी गई थी। इसलिए अब कहा जा रहा है कि जब 2 बंदूक का लाइसेंस मिला तो 6 लाशें गिरी। अब प्रशासन ने 5 बंदूक का लाइसेंस देने का वादा किया है, तो अब कितनी लाशें बिछेंगी। खैर, हम तो यही कामना करते हैं कि दोनों परिवार में जो भी गिले शिकवे हैं सभी दूर हो जाएं और इस परिवार में अब कोई और लाश न गिरे। दोस्तों, वैसे तो सजा देने का काम अदालत का है, मगर आपके अनुसार एक गर्भवती महिला समेत कुल 6 लोगों की हत्या के आरोपियों को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक हिंदी क्राइम स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कर ले। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसे ही डिटेल कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।